हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को जनरली हम लोग नॉर्मल सेंस में हम लोग इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और इंडियन पार्लियामेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा रहते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधानसभा एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, यह आता है अंडर स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर म्युनिसिपैलिटी आता है और पंचायत आता है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, और पंचायत के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हमारा पूरा चलता है। ठीक है, तो ये 3 गवर्नमेंट्स हैं जिसके ऊपर पूरी कंट्री जो है वो हमारी चलती है। इस सिस्टम को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो फेडरल सिस्टम के ऊपर बनी है। अब फेडरल सिस्टम क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर्स रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं 2 या 3 पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई सर्कुलर इशू होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं होता उसका। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो जब भी गवर्नमेंट के पावर्स जो हैं अगर वो 2 या 3 पार्ट्स में अगर डिवाइडेड हो जाते हैं तो वो हो जाता है फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो फिर भी सर्वोपरि रहेगा, वो ही उसकी सुप्रीमेसी ज्यादा रहेगी। ठीक है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अपनी मतलब अपनी तरफ से संचालन तो करती है हर चीज का, लेकिन फिर भी सुप्रीमेसी जो रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेगी। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसकी। पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लोकल गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट एक्टेड डायरेक्टली अपॉन द सिटीजन। और गवर्नमेंट जो है और कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जो है वो सिटीजन के लिए ही वर्क करेगी। बोथ मस्ट एग्री टू कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, और साथ के साथ दोनों को ही इस बात पे अग्री जरूर करना पड़ेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज आता है तो वो लोग इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम लोग इस लॉ को पालन नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सुप्रीमेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी उससे चेंजेस को फॉलो करने पड़ेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज आता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। तो दे आर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स सिंस अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने अडॉप्ट किया था उसके बाद से फेडरल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया एंड मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलती है। नेक्स्ट वापस से हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, Each level of government has a sovereignty in some area, और each level of government जो है उसके अंदर अपना अपना संविधान वो लोग चलाते हैं। The United States developed the federal system after the 13 colonies became states,
और यूनाइटेड स्टेट ने फेडरल सिस्टम को तब अडॉप्ट किया जब उनकी 13 कॉलोनी जो है वो स्टेट में तब्दील हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बाद में उन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम अगर हम देखें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, तो पहली बात है ड्वेल पॉलिटी। तो ड्वेल पॉलिटी का मतलब होता है कि ड्वेल सिस्टम या ड्वेल गवर्नमेंट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। हमारे ड्वेल गवर्नमेंट चलती है। डिवीजन ऑफ पावर, अब पावर्स जो हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है, रेसिडेंशियरी लिस्ट अलग है। इस लिस्ट के बारे में बताऊंगी कि इनके अंडर में क्या क्या पावर्स आते हैं, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक तो हमारे पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मौखिक भी है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मैंने एक्सप्लेन, जब आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी तभी मैंने कहा था कि सुप्रीमेसी जो रहेगी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी चेंज आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना ही है। तो सुप्रीमेसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेगी। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का यहाँ पर मतलब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुप्रीमेसी रहेगी वो जुडिशरी की रहेगी और वही इसको अपने हिसाब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं और उसी का रूल जो है वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। बायकैमरल लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे बायकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे हम कहते हैं कि राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो अब हमें इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डुअल फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब होता है स्टेट राइट्स, द आइडिया दैट ऑल पावर नॉट स्पेसिफिक गिवन टू द नेशनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजर्व टू द स्टेट। दैट मीन कि स्टेट्स के भी कुछ राइट्स हैं, सारे की सारे पावर्स जो हैं वो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट्स के पास में भी रिजर्व्ड है, ठीक है। State rights supporters use the 10th Amendment as their validation and believe that the national government should interpret the Constitution strictly or narrowly, give national government limited powers. तो स्टेट गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो 10th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करेगी और नेशनल गवर्नमेंट के पास में कुछ लिमिटेड पावर्स ही दिए गए हैं। नाउ डिवीजन ऑफ पावर्स की जैसे कि मैंने बात करी थी कि पावर्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक और पावर भी है, तो मेनली जो 3 पावर्स हैं वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और एक और लिस्ट भी आती है जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल पावर, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, रेसिडुअल लिस्ट। अब ये क्या है, मेन तो हमारे पास में ये 3 पावर्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिडुअल लिस्ट के अंदर वो पावर्स आते हैं जो इन सब चीजों से बच जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो इन 3 लिस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या पावर्स आ जाते हैं, डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्स। फिर मैं बता दूं यहाँ पे यूनियन लिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पे बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो 97 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे यूनियन लिस्ट जो है वो डील करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखे हैं। तो डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेन अफेयर, नेशनल हाईवे, रेलवेज, सेंसस, बैंकिंग, करेंसी, ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरबीआई एंड सीबीआई, ठीक है। तो ये मेन पावर्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट के पास में आते हैं, ओके। देन उसके बाद में स्टेट लिस्ट के पास में क्या क्या आती हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज स्टेट लिस्ट हैंडल करती है। एग्रीकल्चर, टूरिज्म ऑफ अ स्टेट, टोल टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू। टोल टैक्सेस के बारे में पता ही होगा कि जब आप लोग हाईवे क्रॉस करते हैं तो वहां पे एक जगह आपको कुछ फाइन पे करना होता है तो वो रोड टैक्स कहलाता है, ठीक है, टोल टैक्स।
तो वो भी पावर जो है वो स्टेट लिस्ट के पास में आता है। स्टेट पेंशन, पब्लिक डेप्थ ऑफ द स्टेट, इलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, इनकी जो सैलरीज होती है वो यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आती है, वो स्टेट ही है जो मिनिस्टर्स की जो भी अलाउंस है, जो भी सैलरीज हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इनलैंड वाटरवेज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। ठीक है, तो ये 3 मेन लिस्ट जो हैं जिसके अंदर आपके यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में दे रखा है। एक चीज और मैं बता दूं, स्टेट लिस्ट के अंदर 62 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ही दे रखे हैं आपको। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट्स पे ये लोग डील करते हैं। ठीक है, अब रेसिडुअल पावर्स की बात करें तो रेसिडुअल पावर्स के अंदर जो 3 लिस्ट से जो भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, ठीक है, वो आते हैं पूरा रेसिडुअल पावर के अंदर। तो रेसिडुअल पावर के अंदर द पावर दैट इज नॉट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्टेड नहीं है उन एरियाज को रेसिडुअल पावर्स कहते हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट, एनवायरमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ वो आते हैं रेसिडुअल पावर के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।